हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपकी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक समझेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही है, क्योंकि आपकी बुक का नाम ही माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस या डेफिनेशन इन दोनों की ये तो 100% आना ही है। 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये 100% आएगा ही आएगा। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी माइक्रो और मैक्रो के बीच कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों ही इकोनॉमिक्स की 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेस है, 2 पार्ट्स है। 1933 में रेगनर फ्रिस्क नामक व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा था, ताकि इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम आराम से आसान तरीके से, सरल तरीके से कर सके। जिसमें से एक भाग का नाम उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स रखा और दूसरे भाग का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स रखा। तो आसान भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की दोनों ही इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस है। दोनों के बीच का डिफरेंस देखने से पहले हम इन दोनों का बेसिक मीनिंग और इन दोनों की डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो माइक्रो का जो बेसिक मीन्स होता है वो होता है छोटा। मतलब इस इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी काम होगा वो छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर होगा। अब इसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो का जो बेसिक मीन्स होता है वो होता है लंबा या बड़ा, लॉन्ग और लार्ज। इसका मतलब ये है कि इस इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी काम होगा वो बड़े लेवल पर होगा, इन डिटेल्ड हो। अब हम इन दोनों की डेफिनेशंस देखते हैं। Microeconomics is the study of economic behavior of an individual, a group or a company level। मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर छोटे लेवल पर अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप और अ कंपनी लेवल। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक बिहेवियर का क्या मतलब होता है। तो इकोनॉमिक बिहेवियर का मतलब होता है आर्थिक व्यवहार। मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी समूह के बारे में, कंपनी के बारे में इकोनॉमिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। मतलब इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से किसी चीज को देखना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही आर्थिक व्यवहार, इकोनॉमिक बिहेवियर कहलाता है। ओके, तो इसमें दे रखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पढ़ना, और ग्रुप मतलब किसी एक पर्टिकुलर समूह के बारे में, और अ कंपनी लेवल मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को सीधे शब्दों में कहूँ तो हम इसके अंदर किसी एक व्यक्ति, किसी एक समूह, किसी एक कंपनी के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब हम पर्टिकुलर किसी एक चीज पे ही फोकस करते हैं। इसमें हम हर जगह नहीं जाते, सिर्फ एक चीज, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ही जब हम इसमें पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दे रखा है कंज्यूमर चॉइस, मतलब उपभोक्ता की इच्छा। मतलब कंज्यूमर चॉइस मतलब एक कंज्यूमर की बात की जा रही है इसमें, है ना, और उसकी चॉइस के बारे में बात की। Macroeconomics is the study of economics behavior of a state or nation or a global level। मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बड़ा होता है। बड़ा मतलब बड़े लेवल पे किसी चीज के बारे में पढ़ना। इसके अंदर हम बड़े लेवल पर ही पढ़ते हैं। जैसे इसमें दे रखा है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ए स्टेट, मतलब किसी राज्य, नेशन और अ ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल मतलब सबसे बड़ा लेवल होता है, मतलब ओवर ऑफ इंडिया, ओवर ऑफ वर्ल्ड, हर जगह हर चीज के बारे में पढ़ना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। मतलब सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का जस्ट अपोजिट है। मतलब माइक्रो के अंदर हम किसी एक चीज के बारे में पढ़ते हैं, बट हम मैक्रो के अंदर सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हैं और मैक्रो के अंदर हम सभी चीजों पे फोकस करते हैं। मैक्रो के अंदर हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट एंड जीडीपी। ये तो इन दोनों की डेफिनेशंस हो गई, लेकिन बात ये आती है कि ये तो डेफिनेशंस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या एमसीक्यूएस में आ सकती है, बट अगर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाए तो क्या करें। तो अब हम इनके बीच का डिफरेंस तो अब आपके सामने एक टेबल है जिसके एक पार्ट में माइक्रो और दूसरे पार्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा हुआ। फर्स्ट पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट विच मे बी अ पर्सन, हाउस होल्ड, फर्म। मतलब
माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, मतलब आर्थिक रूप से हम इंडिविजुअल यूनिट्स यानी कि कोई पर्टिकुलर यूनिट्स के बारे में, इकाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब वो पर्टिकुलर यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट, अ पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकता है, फर्म यानी कि इंडस्ट्रीज भी हो सकती है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वही दे रखा है इसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ऐसी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट के बारे में अध्ययन करते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मतलब ये इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम इकोनॉमिक्स बिहेवियर एज अ होल पढ़ते हैं। मतलब इकोनॉमिक बिहेवियर क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आर्थिक व्यवहार, मतलब किसी भी चीज को आर्थिक रूप से देखना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, आर्थिक व्यवहार इकोनॉमिक बिहेवियर कहलाता है। मतलब इसके अंदर वही दे रखा है कि इकोनॉमिक बिहेवियर एज अ होल अध्ययन करना, मतलब सभी चीजों का एज अ होल, सारी चीजों का अध्ययन करना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। सेकेंड पॉइंट में एग्जांपल्स दे रखे, जैसे कि माइक्रो में दे रखा है इंडिविजुअल, फर्म, यूनिट, फैमिली, एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैं इस फर्म वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो फर्म को बेसिकली इंडस्ट्री कह सकते हैं। मतलब एक से अधिक लोग मिलकर समूह बनाकर किसी एक व्यवसाय को आगे चलाते या कोई एक व्यवसाय शुरू करते, एक चीज का व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उस ग्रुप को हम फर्म कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। तो हम बेसिकली इस फर्म को इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसी पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, पर्टिकुलर यूनिट मतलब किसी पर्टिकुलर इकाइयों के बारे में या पर्टिकुलर किसी फैमिली के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब घूम फिर की बात यही आ रही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पर्टिकुलर एक चीज की बात करते हैं। ओके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल दे रखा है होल, फर्म, पर्सन, यूनिट, फैमिली, एक्सेट्रा। अब हमें होल का मतलब तो पता ही है, सारा, सभी, होल फर्म्स यानी कि सभी इंडस्ट्रियां, सारी फर्म्स, होल पर्सन यानी कि सभी लोग, होल यूनिट्स यानी कि सारी इकाइयां, होल फैमिली यानी कि सारे परिवार, होल फैमिली पूरी तरह से। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ होल सभी चीजें पढ़ते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज पे नहीं बल्कि कि हर चीज पे हमारा फोकस होता है। मतलब सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक चीज के बारे में पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम हर चीज के बारे में। थर्ड पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पे निर्भर नहीं होती, डिपेंड नहीं होती। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, छोटे लेवल पर होती है, उसे छोटे लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, पर्टिकुलर किसी एक चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो इसलिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड नहीं होती है। इसलिए इसमें वही दे रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट डिपेंडेड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में दे रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें ये दे रखा है कि माइक्रो पे डिपेंडेड होती है, पर ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी चीजों के बारे में बात करते हैं और सभी चीजों के बारे में बात करने के लिए भी हमें एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए ना। वो एक एक चीज हमें उससे कहाँ से मिलेगी? मैक्रो को माइक्रो से मिलेगी, क्योंकि माइक्रो किसी एक पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सीधी भाषा में कहूँ तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को हर सभी फॉर्म्स, सारी इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी तो उसे एक एक इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी ना। एक एक इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तब जाके वो सभी इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा। तो एक एक चीज की इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड होता है, क्योंकि मैक्रो को माइक्रो की जरूरत होती है, क्योंकि माइक्रो से ही, छोटे से ही बड़ा बनता है। अब माइक्रो उस पर डिपेंड नहीं होता है मैक्रो पे, क्योंकि माइक्रो को तो एक चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो एक चीज के लिए उसे सभी चीजों पे डिपेंड होने की जरूरत थोड़ी ना होती। लेकिन मैक्रो को सभी चीजें चाहिए होती है, इसलिए उसे एक एक चीज पे जाना जरूरी होता है। इसलिए इसमें ले रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड होता है। Fourth point है market mechanism play a significant role in the context of microeconomic problems like the problem of product pricing और factor pricing। अब सबसे पहले मार्केट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बाजार तंत्र, मतलब जिसके द्वारा हम बाजार में मिलने वाली वस्तुओं की प्राइस डिसाइड करते हैं, वही बाजार तंत्र कहलाता है। तो बाजार तंत्र, मार्केट मैकेनिज्म माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट, जरूरत, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कैसे निभाता है?
तो प्रॉब्लम्स क्या होती है वो देखिए। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसे डिसाइड करना, उनके फैक्टर्स की प्राइस डिसाइड करना, वो सारी चीजों में जो मार्केट मैकेनिज्म होता है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। मतलब कुल मिला के एक बात कही जा रही है इसमें, वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, उसमें मार्केट मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। अब मैक्रो में क्या दे रखा है, गवर्नमेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम लाइक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, निभाती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब किसी भी चीज की प्राइस बढ़ना, जैसे कि पेट्रोल है, अब पेट्रोल की प्राइस एकदम से बढ़ जाना, वो इन्फ्लेशन कहलाता है। तो वही दे रखा है कि इसमें जो ये प्रॉब्लम्स होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन, इसमें गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट रोल निभाती है। किसमें निभाती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं आपको सीधी भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस समझाऊं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर एक चीज के बारे में बात करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स सभी चीजों के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, 10 लोगों का ग्रुप है जिसमें से आप एक व्यक्ति सोहन को बाहर निकालते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आप उस 10 के 10 व्यक्ति का, उस पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक चीज के बारे में बात करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स सभी चीजों के बारे में। इसके एग्जाम्पल इंडिविजुअल, फर्म, यूनिट और फैमिली है, और मैक्रो के एग्जाम्पल होल, फर्म, पर्सन, यूनिट और फैमिली है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे डिपेंड नहीं होता, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो पे डिपेंड होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में मार्केट मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आज की इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा। तीनों ही इकोनॉमिक्स के 3 टाइप्स है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। First is socialist economy. Socialist economy refers to an economy in which resources are owned, controlled and operated by the government. This kind of economy is also known as centrally planned economy. All decisions regarding what, how and for whom to produce are taken by some central authority appointed by the government of the country, and all the other decisions are taken with a view to maximizing social welfare. अब सबसे पहले तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हिंदी में कहते हैं सामाजिक इकोनॉमी। सामाजिक इकोनॉमी, इससे एक शब्द बन के आ रहा है, वो है समाज। मतलब ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसको समाज के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसी इकोनॉमी जिसमें समाज के लिए कार्य किया जाता है। ये हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर वही दे रखा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी रिफर्स टू एन इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है इन विच रिसोर्सेस आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर जो रिसोर्सेस है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, और इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब इसीलिए इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। All decisions regarding what, how and for whom to produce are taken by some central authority appointed by the government of the country. मतलब इसमें जितने भी डिसीजंस होते हैं, जैसे कि क्या बनाना है, कितना लेना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ये सारी जो डिसीजंस है वो जो कुछ सेंट्रल अथॉरिटीज होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट की जाती है, अपॉइंट की जाती है, वो ये सब चीजें डिसाइड करते हैं। And all the decisions are taken with a view to maximizing social welfare. मतलब इसमें जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, मतलब ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के व्यू से लिए जाते हैं, सामाजिक कल्याण करने के हिसाब से लिए जाते हैं। मतलब अगर मैं आपको इसको आसान शब्दों में कहूँ तो ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है ये समाज के लिए बनाया गया है, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी सारी पॉलिसीज होती है, सारे डिसीजंस होते हैं,
वो लोगों के लिए होते हैं, जो लोगों के अच्छे के लिए होते हैं। ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। गवर्नमेंट की सारी चीजें सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होती है। मेन सेकेंड है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी, मतलब ये इकोनॉमी पूरी तरह से फ्री इकोनॉमी होती है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज मार्केट इकोनॉमी, मतलब इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। इन दिस ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। मतलब इस इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, जो भी चीजें की जाती है, वो सारी जो चीजें होती है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ऑपरेट की जाती है। इसमें सारे डिसीजन जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स ही बनाती है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। मतलब इसमें प्रोड्यूसर पूरी तरह से फ्री होता है, मतलब वो जो भी डिसीजन चाहे वो ले सकते हैं, डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। मार्केट की बेसिस पे, मतलब मार्केट की बेसिस पे, मतलब मार्केट की जो डिमांड है, जो सप्लाई है, उसकी बेसिस पे वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकता है। उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें चीज़ों की जो प्राइस होती है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड की जाती है। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, मतलब इस इकोनॉमी में जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है वो प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से की जाती है। मतलब इस इकोनॉमी का सबसे मेन मोटिव क्या होता है, तो वो प्रॉफिट कमाना होता है, पैसे कमाना होता है। देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया कि इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। आसान भाषा में कहूँ तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी की जस्ट ऑपोजिट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी और इसमें सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है। सोशलिस्ट में सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती थी और यहाँ पे सारे डिसीजंस प्रोड्यूसर लेता है। सोशलिस्ट का मेन मोटिव सोशल वेलफेयर था, जन कल्याण था, और इसका जो मेन मोटिव है कैपिटलिस्ट का वो है प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना, ये इसका मेन मोटिव है। इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी। पहले ये कि ये प्रोड्यूसर के द्वारा ऑपरेट और कंट्रोल की जाती है, इसकी जो प्राइजेस है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट होते हैं, और इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। अब है मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले हमने जो दो इकोनॉमिक्स पढ़ी, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, उसमें एक में ये था कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑपरेट करती है और दूसरे में ये था कि सारी चीज़ें प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है, मार्केट ऑपरेट करती है। बस ये जो इकोनॉमी है ये दोनों की मिक्सअप है, मतलब इसमें जो कुछ डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है और कुछ डिसीजन जो होते हैं वो प्रोड्यूसर ही लेता है, मतलब मार्केट लेता है। तो इसमें वही दे रखा है, अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम हैज फीचर्स ऑफ बोथ अ कमांड एंड फ्री मार्केट सिस्टम। अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज पार्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पार्टली बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम जो है वो दोनों तरफ से है, मतलब कि कुछ चीज़ें जो होती है वो गवर्नमेंट संभालती है और कुछ चीज़ें मार्केट संभालता है। दोनों पार्टली कंट्रोल करते हैं, हाफ हाफ कंट्रोल करते हैं इस इकोनॉमी को। मोस्ट ऑफ द मेन इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर नाउ फिक्स्ड इकोनॉमी विच ऑपरेट अंडर अ मिक्स ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिस्ट। इसमें यही कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेन इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, मतलब अधिकतर जो हमारे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमीज है मेन वो सभी मिक्स्ड इकोनॉमीज है, जो कि सोशलिस्ट और कैपिटलिज्म इन दोनों के ज़रिए ऑपरेट की जाती है। यहाँ तक कि हमारा इंडिया में भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। तो यही थे आपकी इकोनॉमिक्स की तीनों टाइप, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच की डिफरेंस को समझेंगे। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है उसकी फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, तो आप वहाँ से जाके इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है उनको डिस्कस करते हैं।
आपको एक टेबल दिख रही होगी जिसके एक भाग में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दूसरे भाग में सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स दे रखे हैं। तो अब हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमी सिस्टम वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटीज। मतलब ये कि कैपिटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमी सिस्टम है जहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटीज यानी कि प्राइवेटली कोई इंसान ही करता है, कोई प्रोड्यूसर होता है वही ये सारी बिजनेस करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिस्ट इकोनॉमी में दे रखा है सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये कि सोशलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि पब्लिक पे बेस्ड होती है, उसका जो प्रोडक्शन होता है, जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें पब्लिक के लिए होती है। मतलब जो भी चीज़ें होती है वो पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक के फ़ायदे के लिए होती है, उनकी नीड्स उनकी वांट्स को जानते हुए सभी लोगों को सेटिस्फाई करने के हिसाब से इसके अंदर काम किया जाता है। इसे आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए कि आपने कपड़ों की कोई दुकान खोली। अब अगर आपने दुकान खोली तो वो आपने अपनी और अपने परिवार की नीड्स पूरी करने के लिए खोली है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खोला है ना, तो वो हो जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए कोई एग्जांपल देखें तो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ये सारे जो स्कूल्स हॉस्पिटल होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। काय के लिए? हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। कहने का मतलब यही है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो अपने खुद के लिए होती है, खुद के फ़ायदे के लिए होती है, खुद के पैसे कमाने के लिए होती है, खुद के प्रॉफिट के लिए होती है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक के फ़ायदे के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए होती है। सेकेंड पॉइंट है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड एंटिटीज़। यानी कि वही कि कैपिटलिस्ट में जो प्रोडक्शन होता है, जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती है वो सारी चीज़ें प्राइवेट होती है, यानी कि प्रोड्यूसर के लिए होती है, ताकि वो उन चीज़ों को बाहर बेच के प्रॉफिट कमा सके, ज़्यादा प्राइस में बेचे और प्रॉफिट कमाए। सोशलिस्ट इकोनॉमी में दे रखा है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक। यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो चीज़ें होती है, जो गुड्स होती है, वो सभी चीज़ें पब्लिक के लिए होती है, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है गुड्स और सर्विसेज। थर्ड पॉइंट है प्राइजेस आर सेट बाय सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गुड्स होती है, सर्विसेज होती है, उसकी जो प्राइस होती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होती है। मतलब ये कि कॉटन क्लॉथ की जो डिमांड है, सप्लाई है, वो मार्केट में बढ़ गई है, तो अगर मार्केट में डिमांड और सप्लाई बढ़ जाती है कॉटन क्लॉथ की तो उसकी जो प्राइस होगी वो भी बढ़ जाएगी। अगर डिमांड और सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, ताकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसका मतलब का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। अगर उसे मार्केट से प्रॉफिट मिलता है तो वो प्राइजेस बढ़ाएगा और प्रॉफिट कमाता जाएगा। उसे लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे सिर्फ अपने प्रॉफिट से लेना देना होता है। इसीलिए अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस वो और बढ़ा देता है, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी बढ़ गई है तो लोग तो उसे खरीदेगी, तो उसे और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में दे रखा है प्राइजेस आर सेट बाय द गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे जो प्राइजेस सेट होती है, डिसाइड होती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होती है, क्योंकि ये तो पब्लिक के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, इसलिए यहाँ पे प्राइजेस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। फोर्थ पॉइंट है इनकम इज सेट बाय फ्री मार्केट फोर्सेस। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनकम जो होती है लोगों की वो भी मार्केट फोर्सेस पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को जितना प्रॉफिट होगा वो उस हिसाब से ही अपने वर्कर्स को पैसे देगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में दे रखा है इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग। यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, उन सभी को इक्वली इनकम प्रोवाइड की जाती है, इक्वली पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि ये तो सोशल वेलफेयर के लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, इसलिए इसमें इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है लोगों में। पॉइंट है एनकरेजेस इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पर इनोवेशन यानी कि नवीनता को, नई खोजों को, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता को, कैपेसिटी को एनकरेज किया जाता है, यानी कि प्रोत्साहित किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। सोशलिज्म में दे रखा है लेस इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। यानी कि यहाँ पर इनोवेशन, नवीनता को, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता को, लेस इंसेंटिव यानी कि कम प्रोत्साहन दिया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर किया जाता है। 6 पॉइंट में एग्जाम्पल दे रखे हैं, मतलब जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उन देशों के नाम और जहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी है उन देशों के नाम। तो सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखें तो द यूनाइटेड स्टेट, जापान, जर्मनी, हांगकांग, इन जगहों पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी नॉर्थ कोरिया, मेक्सिको, सूडान और वेनेजुएला।
यही थे आपके सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच के कुछ मेन डिफरेंसेस। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम आपकी इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी के अंदर, ये क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या कॉजेज होते हैं, जो कारण होते हैं, वो यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। स्कार्सिटी मीन्स कमी होना, मतलब रिसोर्सेज की हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। अब रिसोर्सेज जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल। लेबर तो जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो, या लैंड, ज़मीनें, कैपिटल्स यानी कि पूंजी, इन सब चीज़ों की क्या है हमारे पास कमी है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हमें कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो लैंड, लेबर और कैपिटल होते हैं। बट अब लेबर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि अधिकतर जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट होते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। लैंड जो होती है, ज़मीनें भी बहुत ज़्यादा कम मिलती है आजकल, ज़मीनें भी बहुत कम होती है जिनको हम यूज़ कर सके। और कैपिटल, लोगों के पास पैसे कम होते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हम जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर पाते। प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी तो हम हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर नहीं बना पाएंगे, और इसी वजह से ये जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी कि हम इंसानों की जो ज़रूरतें होती है, जो इच्छाएं होती है वो अनलिमिटेड होती है। और वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ह्यूमन बींग्स डिमांड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि ह्यूमन बींग्स की जो डिमांड होती है, जो ज़रूरतें होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। एंड नेवर एंड्स, यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। विच मीन्स दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन बींग, इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसकी जो इच्छाएं होती है वो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इसी वजह से हमारी इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब अलग अलग प्रकार से किसी भी चीज़ को यूज़ किया जाना, और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो रिसोर्सेज की बात की जा रही है। दैट रिसोर्सेज बीइंग स्कार्स दे आर पुट इनटू डिफरेंट यूजेस, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो कम है, रिसोर्सेज की कमी है, जो कि पहले ही पॉइंट में हमने पढ़ा, और इसके यूजेस बहुत सारे, और इसी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चूँकि लैंड है, उससे हम सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना, जैसे कि सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें। लोगों को रहने के लिए घर की भी आवश्यकता होती है, कैपिटल, पैसों की भी आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज कम है और हमें रिसोर्सेज की दूसरी चीज़ों में भी आवश्यकता होती है। इसी वजह से इकोनॉमी में हम ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यही थे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के कारण। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। हमारी इकोनॉमी में 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। तो आइए अब इसे हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाना है। यानी कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला क्या सवाल खड़ा होता है, तो वो यही खड़ा होता है कि हमें क्या प्रोडक्शन बनाना है, किस चीज़ का बिजनेस करना है। तो इसमें वही दे रखा है, सोसाइटी हैज़ टू बी डिसाइड विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, यानी कि सबसे पहले सोसाइटी को यही डिसाइड करना होता है कि हमें क्या बनाना है और किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में उस चीज़ को बनाना है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वेदर मोर हेवी मशीनरी शुड बी प्रोड्यूस और मोर एडिबल आइटम शुड बी प्रोड्यूस, मतलब हम कोई बड़ी मशीनरी प्रोड्यूस करें, बनाए, या फिर कोई एडिबल आइटम। एडिबल आइटम्स मतलब कोई खाद्य चीज़, यानी कि खाने की कोई वस्तु का प्रोडक्शन करें। और वेदर मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट, डैम एक्सेट्रा शुड बी प्रोड्यूस, या फिर किसी पूंजीगत कोई वस्तु का प्रोडक्शन करें, जैसे कि मशीन से, इक्विपमेंट से, डैम से। और मोर कंज्यूमर गुड्स सच एज ब्रेड शुड बी प्रोड्यूस, यानी कि या फिर किसी कंज्यूमर गुड को, यानी कि जो हम कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचते हैं, जैसे कि ब्रेड, ऐसी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें।
Not only the society has to decide about what goods are to be produced, but it has also be to decide in what quantities this good would be produced. यानी कि सोसाइटी को सिर्फ यही नहीं सोचना होता है कि उसे क्या चीज़ बनानी है या किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, बल्कि कि उसे ये भी सोचना पड़ता है कि उसे वो चीज़ कितनी क्वांटिटी में बनानी है, कितनी बनानी है। अगर आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके सामने सबसे पहला कौन सा सवाल खड़ा होगा? यही खड़ा होगा कि आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, क्या बनाना है। और दूसरा सवाल जो खड़ा होगा वो खड़ा होगा कि आपको कितनी क्वांटिटी में उस चीज़ को बनाना है। इसीलिए ये इकोनॉमी की बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि हमने पहले ये तो देख लिया कि हमें क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। अब जो दूसरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो क्या खड़ा होता है? हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे बनाना है। These are various alternative techniques of producing a commodity, यानी कि किसी भी कमोडिटी यानी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है, अल्टरनेटिव टेक्निक्स होती है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, कॉटन क्लॉथ्स कैन बी प्रोड्यूस विद आइदर हैंडलूम्स और ऑटोमेटिक लूम्स, यानी कि अगर हमें कॉटन क्लॉथ्स बनाने हैं तो हमें हाथों के द्वारा बनाने या फिर ऑटोमेटिक लूम्स यानी कि किसी मशीन्स के द्वारा बनाने, ये चॉइस करना इसके अंदर आता है। प्रोडक्शन विथ हैंडलूम्स इन्वॉल्व यूज ऑफ मोर लेबर, वाइल प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक लूम्स इन्वॉल्व यूज ऑफ मोर मशीन एंड कैपिटल, यानी कि अगर हम कॉटन क्लोथ्स हाथों के द्वारा बनाते तो हमें बहुत सारी लेबर्स की, वर्कर्स की ज़रूरत होगी, और अगर हम ऑटोमेटिक लूम्स से यानी कि मशीन से बनाते तो हमें बहुत सारी मशीनों की, कैपिटल की, पूंजी की ज़रूरत हो। सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड वेदर इट विल प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि अब ये बात प्रोड्यूसर को डिसाइड करनी है, सोसाइटी को डिसाइड करनी है कि उन्हें कॉटन क्लॉथ हाथों के द्वारा यानी कि वर्कर्स से बनवानी है या फिर कैपिटल यानी पूंजी और टेक्निक से, मशीनों से बनवानी है। Likewise, for all to other goods and services, it has to decide whether to use labor-intensive technique or capital-intensive technique. यानी कि जैसे कॉटन क्लॉथ्स के लिए वैसे ही सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है, यानी कि वर्करों के द्वारा काम करवाना, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यानी कि मशीनों के द्वारा काम करना। This choice would depend on the availability of different factors of production like labor, capital, etc. यानी कि ये जो चॉइस है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करना है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करना है, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, यानी कि प्रोडक्शन फैक्टर जैसे कि जो लेबल्स होती है, कैपिटल्स होती है और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, उनकी वो कितने हैं हमारे पास, उस पर डिपेंड करता है कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करनी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करनी है। इस शब्दों में समझे तो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे बनाना है, मशीनों के द्वारा बनाना है या फिर वर्कर्स के द्वारा, लेबर्स के द्वारा बनाना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिसाइड करते हैं। और वो ये जो डिसाइडेशन होता है, चॉइस होती है, वो प्रोडक्शन फैक्टर पे डिपेंड होता है, यानी कि हमारे पास कितनी लेबर है, कैपिटल से, उस पर डिपेंड है कि हम इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कैसे बनाना है। अब हमारे सामने तीसरी प्रॉब्लम्स आती है, तीसरा सवाल खड़ा होता है, वो ये है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए बनाना है, क्योंकि हम हमारे प्रोडक्शन से हर इंसान की नीड तो पूरी नहीं कर पाएंगे, हर इंसान को सेटिस्फाइड तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे लिए ये सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किसके लिए ये प्रोडक्शन करना है। द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द पीपल, वही जो मैंने आपको अभी बताया कि सोसाइटी हर इंसान को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, हर इंसान की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती, इसीलिए ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हमारा प्रोडक्शन किस टाइप के लोगों के लिए करना है। देयरफॉर इट हैज़ टू डिसाइड हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही जो मैंने आपको पहले बताया कि हम हर इंसान की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, सभी लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विस हमें किन लोगों तक पहुंचाना है, किसके लिए ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। तो यही थी आपकी इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Production possibility curve or frontier is a graphical representation of maximum combination of two goods an economy can produce। मतलब ये कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होता है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्बिनेशंस के, दो गुड्स जो कि इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे,
उन दो गुड्स के अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप सोच रहे होगे कि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स मतलब ये कि द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी आर लिमिटेड, यानी कि हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है जिनके द्वारा हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनकी एक लिमिट है। ये कि हम जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन की एक लिमिट होती है कि हम बस इसी हद तक इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। इसकी एक लिमिट होती है, इसकी एक क्वांटिटी फिक्स्ड होती है कि हम ना ही इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं और ना ही इससे कम कुछ कर सकते हैं। इट मीन्स दैट लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज। वही जो मैंने आपको बताया अभी कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है। सपोज अ कंट्री हैज अ टोटल एग्रीकल्चर एरिया ऑफ 2100 स्क्वायर फीट विच कैन बी कल्टिवेटेड। मतलब ये कि मान लीजिए कि एक कंट्री है जिसका टोटल एग्रीकल्चर एरिया 2100 स्क्वायर फीट है, तो अब उस 2100 स्क्वायर फीट में हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। In this situation, it depends upon the farmer whether they produce wheat or rice in the given field or both are produced। मतलब ऐसी सिचुएशन में ये फार्मर पे डिपेंड करता है कि वो गिवन एरिया में क्या उगाना चाहता है, व्हीट उगाना चाहता है या ये राइस उगाना चाहता है, ये दोनों ही उगाना चाहता है। ये उस पर डिपेंड करता है, उसकी चॉइस होती है। सो द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस आर द टू क्रॉप्स दैट मे बी ग्रोन। मतलब ये कि गिवन फील्ड में अब व्हीट और राइस दोनों ही हम उगा रहे हैं। तो नाउ द फार्मर हैव चॉइस दैट हाउ मच व्हीट इज कल्टिवेटेड एंड हाउ मच राइस इज कल्टिवेटेड। तो ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नीचे की साइड गुड 1 लिखा हुआ है और ऊपर की साइड में गुड 2 लिखा हुआ है। यानी कि हम हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो गुड 1 को आप व्हीट मान लीजिए और गुड 2 को राइस मान लीजिए। तो अब इन दोनों के फील्ड में ग्रो होने की जो संभावना है उसे ही ग्राफिकली इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि व्हीट मान लीजिए गुड 1 को या गुड 2 को राइस मान लीजिए, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कोई या तो डायग्राम पूछ लेगा वो इंसान, या तो उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पूछेगा। इसलिए आपको अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम पूछते हैं एग्जाम में तो आपको सीधा का सीधा ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना देना है। के अलावा इस डायग्राम में आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस ये डायग्राम आपको एग्जाम में जाके बना देना है। तो यही था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटायर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।